नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और यूपी जेई का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज मैं यूपी जीके का एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर आपको 300 बेहतरीन क्वालिटी वन लाइनर्स मिलने वाले हैं, जिनके द्वारा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हर वन लाइनर एक प्रश्न होगा स्वयं में, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 300 प्रश्नों की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, बहुत से लोग आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लास देंगे, लेकिन वो 300 प्रश्न आपको नहीं करवाएंगे। मैं आपको विद इन 1 आवर 300 से अधिक प्रश्न आपको करवाने वाला हूं आज की इस क्लास में। अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ चाहिए या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम यूपी जीके कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यूपी के इतिहास से शुरू करते हैं। तो यूपी का इतिहास शुरू होता है बेलन घाटी प्रयागराज के लोहदा नाला से पूरा पाषाण कालीन मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई। लहुरा देव कहां पर है? संत कबीर नगर में है। और यहां से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 8000 से 9000 ईसा पूर्व के। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उनमें है कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। श्रावस्ती में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए और सर्वाधिक वर्षावास बिताया। कौशाम्बी एकमात्र ऐसा स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मथुरा शैली में ही लाल बलुआ पत्थर से बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर भारत के प्रथम शिखर युक्त मंदिरों में से एक है, जो पंचायतन शैली का है। भीतरगांव मंदिर कानपुर केवल ईंटों से निर्मित भारत का प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की, जिसे तब महोदय नगर कहा जाता था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे सल्तनत की राजधानी बनाया। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में की थी। सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर शिक्षा का केंद्र बना, जिसे पूर्व का सिराज कहा गया। 1722 ईस्वी में सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की, जिसकी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिसे 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अपदस्थ किया था। 1857 की क्रांति की विविध शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से हुई थी। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक अवध लखनऊ क्षेत्र से ही शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल और कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 1857 में फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया, जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 1916 के लखनऊ समझौता अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें गरम दल और नरम दल भी आपस में मिल गए थे। 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना कानपुर में हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इसको काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब योगी सरकार आई तो उसने इसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन दिया। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई।
4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में और अध्यक्ष इसके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब हम बात करेंगे यूपी की संस्कृति और कला की, कल्चर एंड आर्ट की, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ, जिन्हें सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। किराना घराना शामली के संस्थापक अब्दुल करीम खान थे। पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने से हैं। आगरा घराना रंगीला घराना के संस्थापक हाजी सुजान खान थे। ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बनारस घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गिरजा देवी और शहनाई के लिए बिस्मिल्ला खान यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। लखनऊ घराने का स्वर्ण युग नवाब वाजिद अली शाह का काल था, जो अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी लिखते थे। रामपुर सहसावन घराना के संस्थापक इनायत हुसैन खान थे और उस्ताद राशिद खान इसी से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। बिंदादीन महाराज ने कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। कत्थक का लखनऊ घराना भाव दर्शन के लिए और बनारस घराना शुद्ध नृत्य शिव वंदना के लिए जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज, लहछू महाराज और शंभू महाराज लखनऊ घराने के प्रमुख कथक नर्तक हैं। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ की स्थापना 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम के रूप में हुई थी। वर्ष 2022 में भातखंडे संगीत संस्थान को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 दोनों लखनऊ में ही स्थित हैं। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988 में हुई और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई। राज्य ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1962 में हुई, यह लखनऊ में स्थित है, जो दृश्य कलाओं को बढ़ावा देती है। नौटंकी यूपी का सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य है, जिसके कानपुर और हाथरस घराने प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की रामलीला और रासलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु वृंदावन में रहते थे और ध्रुपद गायन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। सहारनपुर घराना सूफी गायन और ध्रुपद के लिए जाना जाता है। संस्थापक इसके खलीफा खलीक अहमद थे। अतरौली घराना अलीगढ़ से मल्लिकार्जुन मंसूर जैसे प्रसिद्ध गायक संबंधित हैं। सितारा देवी और अलकनंदा का संबंध कत्थक के बनारस घराने से है। वास्तुकला की अगर बात की जाए तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल बौद्ध विहार शैली में बना है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां ने बनवाया था, जो भारत में पियट्रा ड्यूरा शैली का प्रथम उदाहरण है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जो पूरी तरह से गुंबद विहीन है। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में आसफुद्दौला द्वारा अकाल राहत परियोजना के रूप में बनवाया गया था। रूमी दरवाजा अवध वास्तुकला का प्रतीक है, जिसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 में निर्मित सरकी वास्तुकला का एक सर्वोच्च उदाहरण है। सरकी वास्तुकला की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें मीनारों का अभाव होता है। सारनाथ का धम्मेक स्तूप गुप्त काल में पूरी तरह ईंटों से निर्मित बेलनाकार संरचना है। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा 1583 में गंगा यमुना संगम पर बनवाया गया था। झांसी का किला 1613 में राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा बंगारा पहाड़ी पर बनवाया गया था। चुनार का किला मिर्जापुर का प्रारंभिक निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कराया था। प्रयागराज का खुसरो बाग जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, जहां उसके विद्रोही पुत्र का मकबरा स्थित है। बेगम समरू का चर्च 1822 में सरधना मेरठ में निर्मित हुआ था। आगरा का लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है समारोह एवं मेले, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष सर्वाधिक मेले मथुरा में 86 लगते हैं और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। नौचंदी मेला मेरठ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो होली के बाद लगता है।
बटेश्वर मेला आगरा यमुना नदी के तट पर लगने वाला एक प्रसिद्ध ऊंट और पशु मेला है। ददरी मेला बलिया कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा पर लगने वाला राज्य का एक बड़ा पशु मेला है। सैयद सलार मेला बहराइच गाजी मियाँ की दरगाह पर लगता है, जिसे पिछले वर्ष योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। देवा शरीफ मेला बाराबंकी हाजी वारिस अली शाह की मजार पर आयोजित होता है। शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर में होता है और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। ये अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर है। ताज महोत्सव आगरा हर साल फरवरी माह में शिल्प ग्राम में आयोजित होता है। सुलहकुल उत्सव आगरा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत अकबर ने की थी। कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद जैन धर्म 13वें तीर्थंकर बिमल नाथ से संबंधित है। कबीर उत्सव मगहर संत कबीर नगर उस स्थान पर मनाया जाता है जहां कबीर दास ने प्राण त्यागे थे। कल्की महोत्सव संभल जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम स्थल पर लगता है। लट्ठमार होली फाल्गुन महीने में बरसाना मथुरा में खेली जाती है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में और त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे लोक नृत्य एवं गीतों की जो यूपी में फेमस हैं, फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स की। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में महिलाएं सिर पर 108 दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं। जोगनी नृत्य अवध में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाएं साध्वी का वेश धारण करके करते हैं। कलाबाजी नृत्य अवध में नर्तक कच्ची घोड़ी पर बैठकर और मोरबाज लोक नृत्य करते हैं। टेढ़िया नृत्य फतेहपुर अवध क्षेत्र में राम के लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी के प्रसंग पर किया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड को अहीर समुदाय द्वारा बुंदेलखंड का डांडिया के रूप में किया जाता है। राई नृत्य यह भी बुंदेलखंड का है। महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किए जाने वाला मयूर नृत्य है। शायरा सौरा नृत्य बुंदेलखंड का है। फसल कटाई के समय अच्छी वर्षा की खुशी में किया जाता है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड पुत्र जन्मोत्सव पर रंगीन कागज का मंदिर सिर पर रखकर किया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में एक नर्तक गधा और दूसरा धोबी बनता है। चौरसिया नृत्य मुख्य रूप से जौनपुर के कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर से मानी जाती है। वर्षा ऋतु में बिरहा पूर्वांचल और वीर रस प्रधान गीत है। मुख्य रूप से अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है। आहला बुंदेलखंड महोबा वीर रस की गीत है जो आहला और उदल की वीरता का वर्णन करता है। रशिया ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित लोकगीत है। शोहर अवध एवं पूर्वांचल बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला पारंपरिक गीत है। नकटा अवध विवाह के समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला हास्य व्यंग गीत है। इसुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में होली के अवसर पर गाया जाता है। चैती पूर्वांचल वाराणसी चैत्र माह में रामनवमी के आसपास गाया जाता है। कट घोड़वा नृत्य पूर्वांचल लकड़ी की घोड़ी पहनकर किया जाने वाला मांगलिक नृत्य है। अब हम बात करेंगे साहित्य की, लिटरेचर की। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का हृदय स्थल है जहां कबीर, तुलसीदास और सूरदास जैसे संत कवि हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जन्म वाराणसी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान, गबन और सेवा सदन इनकी प्रमुख कृतियां हैं। महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, को आधुनिक मीरा कहा जाता है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। छायावाद के ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है वो है कामायनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी और उर्वशी ने हिंदी काव्य में वीर रस को स्थापित किया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ। इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। प्रसिद्ध रचना साकेत और भारत भारती इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका संबंध प्रयागराज से है। इन्होंने राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचनाएं लिखी हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। उर्दू गजल के महान शायर मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा चित्रकूट में हुआ था। पहले यह बांदा का हिस्सा था, अब चित्रकूट का हिस्सा है। जिन्होंने अवधि में रामचरितमानस रची है।
सूरदास ही मथुरा ब्रजभाषा के सर्वोच्च कवि हैं, जिनकी सूर सागर अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जायस अमेठी ने अवधी भाषा में प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा है। हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज अपनी कृति मधुशाला के लिए विश्वविख्यात हैं। फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय को उर्दू साहित्य गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में स्थित है, जो साहित्यकारों को भारत भारती सम्मान देता है। अब हम बात करेंगे यूपी की क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियों की। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी 1947 में बनी, अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में है। उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भोजपुरी राज्य में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोली है और यह पूर्वांचल में बोली जाती है। अवधी, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, सीतापुर और प्रयागराज के ग्रामीण अंचलों में बोली जाती है। ब्रिज भाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा और एटा क्षेत्र पश्चिमी यूपी की प्रमुख काव्य भाषाएं हैं। बुंदेली, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों में बोली जाती है। कौरवी या खड़ी बोली मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और बिजनौर में बोली जाती है, हिंदी का मूल आधार है। बघेली बोली का प्रभाव मुख्य रूप से बांदा के दक्षिणी भाग और प्रयागराज मिर्जापुर के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में लखनऊ में की गई थी। संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, जो विश्व भारती पुरस्कार प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे यूपी की विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन से जुड़े हुए तथ्यों की। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और इनमें बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। थारू जनजाति में विधवा विवाह के दौरान दिए जाने वाले भोज को लठभरवा भोज कहते हैं। बुक्सा जनजाति स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती है। इनकी पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। माहीगिरी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है और इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना। बिजनौर में ये निवास करती है। महरिया जनजाति केवल ललितपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम यूपीएसटीडीसी की स्थापना 1974 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी की नई पर्यटन नीति 2022 में लागू की गई, जिसमें निवेश को बढ़ावा देने पर जोर है। हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश में पर्यटन का मुख्य सर्किट है, जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़ता है। मैत्रेय परियोजना बौद्ध पर्यटन स्थलों कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ के विकास से संबंधित है। निजामाबाद ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ को जीआई टैग प्राप्त है, जो चांदी जैसे चमकदार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी ब्रोकेड और साड़ियां वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की विरासत है। चुनार बलुआ पत्थर मिर्जापुर को जीआई टैग प्राप्त है, जिससे प्राचीन अशोक स्तंभ बने थे। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का ओडीओपी है, जीआई टैग भी इसको मिला है और इसे बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। मूंज दुपात प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर पर्यावरण के अनुकूल पारंपरिक हस्तशिल्प है। सजर पत्थर शिल्प बांदा का ओडीओपी है, जिस पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों की आकृतियां होती हैं। गौरा पत्थर शिल्प महोबा जिले का ओडीओपी उत्पाद है। तारकशी कला लकड़ी में पीतल तांबे के तार पर जड़ना मैनपुरी की पारंपरिक कला है। सींग और हड्डी शिल्प संभल का ओडीओपी है। बिंदी टिकुली निर्माण उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यवसाय है। अब हम बात करेंगे यूपी के भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण की। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद में आता है। यूपी की पूर्वी से पश्चिम लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करता है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। सहारनपुर जिला 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश यूपी के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करता है। ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है।
नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले सीमा बनाते हैं, पीलीभीत से महाराजगंज तक लगभग 579 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं ये। दिल्ली यूटी से यूपी के जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा प्रमुखता से सीमा साझा करते हैं। भाबर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण कंकड़ पत्थर से बना है, जहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तराई क्षेत्र समतल और नम है, जहां सघन वन और हाथी घास मिलती है। गन्ना और धान के लिए ये उत्तम है। गंगा यमुना के मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 1 से 2 मीटर प्रति किलोमीटर है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन काल की प्राचीन नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। गंगा नदी राज्य के बिजनौर जिले से प्रवेश कर बलिया से बाहर निकलती है और 28 जिलों से ये होकर बहती है। यमुना नदी यूपी के 19 जिलों से बहते हुए प्रयागराज में गंगा में मिलती है। गोमती नदी मैदानी क्षेत्र पीलीभीत की फुलहर झील से निकलकर गाजीपुर कैथी में गंगा में मिलती है। चंबल नदी आगरा और इटावा की सीमा बनाते हुए अवनालिका अपर्दन बिहड़ों का निर्माण करती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध सोनभद्र राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ 10,400 वर्ग किलोमीटर ताजमहल को मथुरा रिफाइनरी की अम्ल वर्षा से बचाता है। नमामि गंगे के तहत कानपुर में चमड़ा उद्योग BOD का उच्च स्तर से होने वाले प्रदूषण को रोका जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का लक्ष्य 2028 तक राज्य में 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है। यूपी सरकार 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स मुक्त कर रही है। वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत वन आवरण को 9.96% से बढ़ाकर 15% यानी कि 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है और ये कीठम सूर सरोवर झील आगरा में स्थित है। ये दोनों आर्द्रभूमि स्थल हैं। सुरहाताल बलिया एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है और इसका नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है, जिसे गोखुर झील का उदाहरण माना जाता है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और ये एक प्रमुख झील है। अब हम बात करेंगे यूपी के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी और वन की। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार में आता है। आगरा और झांसी राज्य के सबसे गर्म जिले हैं, जबकि बरेली में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है। यूपी में लगभग 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वा से होती है। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा गोरखपुर 184.7 सेंटीमीटर और न्यूनतम मथुरा 54.4 सेंटीमीटर में होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल गेहूं के लिए अमृत मानी जाती है। खादर नवीन जलोढ़ में पोटास और चूना प्रचुर होता है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। क्षारीय लवणीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेह या ऊसर या कल्लर कहा जाता है। करेल या मार बुंदेलखंड की काली मिट्टी है, जो जल धारण क्षमता में उच्च है और कपास हेतु ये उत्तम होती है। लाल मृदा लौह ऑक्साइड के कारण विंध्यन क्षेत्र में मिलती है, जो दलहन के लिए उपयुक्त है। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार यूपी का कुल हरित आवरण 9.96% यानी कि 23,907 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण 6.24% है और वृक्ष आवरण 2.72% है और 2021 की तुलना में यह 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। राज्य में सर्वाधिक अति सघन वन BDF लखीमपुर खीरी जिले में पाए जाते हैं। यूपी में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वन पाए जाते हैं। योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है और भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र दलहन, तिलहन, बहुल और सूखा प्रभावित है। पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र कृषि में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। शारदा नहर प्रणाली यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। पीलीभीत के बनवसा से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर 1830 राज्य की सबसे पुरानी नहर है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6623 किलोमीटर अब पूर्वी यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाली सबसे लंबी एकल नहर है। अब हम बात करेंगे वन्यजीव, खाने और खनिज की। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली 1957 उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है।
हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी का सबसे बड़ा 2073 वर्ग किलोमीटर बड़ा अभ्यारण्य है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा, इटावा, घड़ियाल और गंगा डाल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया गया है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव यूपी का पहला पक्षी विहार है और इसका नाम वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। लाख बहोशी कन्नौज का सबसे बड़ा और पटना एटा सबसे छोटा पक्षी विहार है और पटना एटा पक्षी विहार को अब आर्द्रभूमि स्थल भी बना दिया गया है। लायन सफारी बब्बर शेरों के प्रजनन हेतु इटावा में स्थापित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा है, अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत है और रानीपुर चित्रकूट है जो कि चौथा टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था। वर्तमान में भारत में अप्रैल 2026 तक कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ गणना 2022 के अनुसार यूपी में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 205 हो गई है। तराई एलिफेंट रिजर्व यूपी का दूसरा और भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 रामसर स्थल हैं जिन्हें आर्द्र भूमियां कहा जाता है। 10वां राम स्थल बना था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है और नवीनतम 11वां पटना पक्षी अभ्यारण्य है। यूरेनियम एवं तांबा यूपी के केवल ललितपुर में पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र में कोयले के भंडार के लिए सिंगरौली बेसिन सोनभद्र प्रसिद्ध है। डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महोबा ललितपुर भारत में प्रथम स्थान पर है। हीरा बांदा और मिर्जापुर के जंगल क्षेत्रों में आंशिक रूप से मिलता है। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र पूरे भारत में अग्रणी है। हाल ही में सोनभद्र की रामगरिया और हरदी पहाड़ियों में सोने का भंडार खोजे गए हैं। एस्बेस्टस फायर प्रूफ कपड़े बनाने हेतु मिर्जापुर में पाया जाता है। चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट और सोनभद्र चुर्क डल्ला में मिलता है जहां सीमेंट उद्योग है। माता टीला बांध और राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। यूपी एमपी में यह संयुक्त रूप से है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। रिहंद बांध पिपरी सोनभद्र में रिहंद नदी पर है जो यूपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी है। बाण सागर परियोजना सोन नदी यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब हम बात करेंगे यूपी की अर्थव्यवस्था की यानी कि इकोनॉमी की। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एसजीडीपी के कंपैरिजन में और राज्य सरकार का लक्ष्य 2027 तक यूपी को अर्थव्यवस्था के रूप में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। यूपी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा रहा है। निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यूपी का प्रमुख पोर्टल है। यूपी में सर्वाधिक 13 से अधिक एक्सप्रेस हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन है। लगभग इसका कार्य पूरा हो गया है। कुछ महीनों में इसका उद्घाटन देखने को मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। सुल्तानपुर में हवाई पट्टी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर चित्रकूट से इटावा तक जाता है और यह सबसे तेज निर्मित होने वाला एक्सप्रेसवे है। राज्य के कुल राजस्व में सबसे बड़ा योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक और आईटी हब हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय यहीं पर है। यूपी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि है यूपी में। डिफेंस कॉरिडोर में के 6 नोड हैं। एक है अलीगढ़, दूसरा आगरा, तीसरा झांसी, चौथा चित्रकूट, 5वां कानपुर और 6ठा लखनऊ है। हरदुआगंज अलीगढ़ ताप विद्युत गृह राज्य का सबसे पुराना 1942 में स्थापित हुआ। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा नीति के तहत 2027 तक 22,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरता और सौर संयंत्र रिहंद जलाशय सोनभद्र पर स्थापित किया गया है। अगला हमारा सेक्शन है कृषि एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। गेहूं उत्पादन में यूपी प्रथम है। सर्वाधिक उत्पादन गोरखपुर हरदोई क्षेत्र में देखने को मिलता है। गन्ना उत्पादन में यूपी प्रथम है। यह राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। आलू उत्पादन में भी यूपी प्रथम है। आगरा से आलू ताज ब्रांड के नाम से निर्यात होता है।
चावल धान उत्पादन में यूपी का पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। दुग्ध यानी कि मिल्क और मांस मीट उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। इलाहाबादी सुरखा अमरूद को प्रयागराज का जीआई टैग मिला हुआ है। मलिहाबादी दशहरी आम को लखनऊ से जीआई टैग प्राप्त है और इसे नवाब ब्रांड से निर्यात किया जाता है। रतौल आम बागपत को जीआई टैग प्रदान किया गया है। महोबा का देसावरी पान बुंदेलखंड का प्रसिद्ध जीआई प्रमाणित कृषि उत्पाद है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला पूरे देश में अग्रणी है। अफीम की खेती मुख्य रूप से बाराबंकी और गाजीपुर में होती है और गाजीपुर में ही एकमात्र अफीम की फैक्ट्री लगी हुई है। CSAUAT चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय 1975 में कानपुर में स्थापित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में झांसी में स्थापित हुआ था। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। लगभग 74.9% सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UPCAR की स्थापना 1989 में लखनऊ में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR लखनऊ में स्थित है और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR कानपुर में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जतनगर बरेली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IBVR वाराणसी में स्थित है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसान वही योजना 1992 में शुरू हुई और किसान मित्र योजना 2001 में शुरू की गई थी। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। हल्दी और अदरक की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता से होती है। बासमती चावल का निर्यात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से बड़े पैमाने पर होता है। अब हम बात करेंगे उद्योगों की, इंडस्ट्री की। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ के पीतल के बर्तन विश्व प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए यह प्रसिद्ध है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। कानपुर नगर और आगरा मुख्य रूप से चमड़ा उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। भदोही और मिर्जापुर हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरठ में खेल का सामान बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। गोरखपुर मिट्टी के खिलौनों की कला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ की चिकनकारी और जरी जरदोजी कढ़ाई पूरे विश्व में मशहूर है। वाराणसी अपनी बनारसी सिल्क साड़ी और लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत में बांसुरी का निर्माण प्रमुख रूप से होता है। अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक का निर्माण होता है। एटा जिला घंटी और घुंघरू के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर को गुड़ को उद्योग बहुतायत में है, इसलिए यहाँ का ये ODOP है। अयोध्या का ODOP गुड़ है। झांसी अपने सॉफ्ट टायर्स के लिए ODOP सूची में शामिल है। हाथरस अपनी शुद्ध हींग के लिए जाना जाता है। कत्था उद्योग के लिए बरेली और कागज उद्योग के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। माचिस और बीड़ी उद्योग मिर्जापुर, सोनभद्र और बरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW पूर्व में DLW था, ये वाराणसी के मढ़ुआडीह में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं व्यवसाय और रोजगार से जुड़े हुए तथ्यों की। हथकरघा कृषि के बाद यूपी में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना 1974 में नोएडा में हुई थी। याद करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी कौशल विकास मिशन युवाओं को एक रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए चलाया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण में यूपी देश में शीर्ष पर है। MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में यूपी देश में सबसे अधिक इकाइयां रखता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पारंपरिक कारीगरों जैसे दर्जी, बढ़ई, सुनार को टूल किट और ऋण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक का ऋण मिलता है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1989 में हुई थी। सीडा जौनपुर, सतहरिया और बीडा
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। नारी शक्ति बंधन और मिशन शक्ति के तहत यूपी पुलिस और प्रशासन महिलाओं को रोजगार प्रतिशत बढ़ा है। अब हम बात करते हैं शासन प्रणाली और प्रशासन की। यूपी के शासन प्रणाली की अगर बात की जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी और स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सुचेता कृपलानी यूपी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यूपी विधानसभा द्विसदनीय है, जहां पर विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधानसभा में 403 सीटों पर 84-80 के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। कुल 86 सीटों पर आरक्षण है यूपी में। यूपी से लोकसभा के लिए 80 सांसद, 17 एससी आरक्षित हैं और राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। यूपी लोकायुक्त की स्थापना 1975 में हुई थी। 2012 में लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और 2024 में ये घटाकर 5 वर्ष किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2024 में घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यहां पर मेंशन नहीं है वो बात, तो उसको करेक्ट रखिएगा। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में यूपी में 18 मंडल, नवीनतम मंडल अलीगढ़ है और 75 जिले हैं। यूपी में कुल 17 नगर निगम हैं, जिनमें शाहजहांपुर 2018 सबसे नवीनतम नगर निगम है। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था हेतु लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज आदि 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इस कमिश्नरेट प्रणाली में क्या होता है कि जो एसपी होता है जिले का, उसके पास पूरी पावर होती है, उसको डीएम से कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है। बाकी जगह पर एसपी को डीएम से आदेश लेना पड़ता है अगर वो कोई कार्य करता है। राज्य निर्वाचन आयोग 1994 पंचायतों और नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न कराता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 4 अप्रैल 2002 को हुआ था। राज्य का मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये कंटेंट सुव्यवस्थित ढंग से आपको दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है और ये पूरा कंटेंट हमारा जो है, ये हमने जो अपनी यूपी लोअर पीसीएस के लिए जो यूपी जीके की पीडीएफ बुक बनाई है, उनसे लिया गया है। उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उन बुक्स को आप खरीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है, या व्हाट्सएप पर सीधे जाके यूपी जी के ई बुक आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको ई बुक मिल जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से वो बुक ई बुक बनाई गई है, जिनका डेमो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये उत्तर प्रदेश को भूगोल एवं पर्यावरण के रूप में यहाँ पर एक ई बुक बनाई गई है, जहाँ पर भौगोलिक परिचय एवं विस्तार से शुरू करके हम परीक्षा उपयोगी मास्टर फैक्ट्स तक जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, हर चीज यहाँ पर विधिवत दी गई है। सभी ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद भी हर पेज में नीचे दिए गए हैं फैक्ट्स के रूप में। अन्य राज्यों को स्पर्श करने वाले यूपी के जिले कौन से हैं, विभिन्न मुख्यालय वाले जिले कौन से हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमने एक और यूपी जीके के लिए किताब बनाई है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था एवं संस्थान। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है, जो तकरीबन आपकी 40 पेज की ये ई बुक है और वो भी आपकी तकरीबन 32 पेज की ई बुक है। तो दोनों को मिलाकर आप 72 पेज की इस ई बुक में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएंगे और जब आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इन ई बुक का, बहुत आसानी से सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे महाजनपद काल है, तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये मैचिक प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी और वर्तमान जो क्षेत्र है वो मेरठ दिल्ली क्षेत्र है। महाजनपद पांचाल था, अहिछत्र इसकी राजधानी थी और काम्पिल्य भी इसकी राजधानी थी। बरेली, बदायूं वर्तमान फर्रुखाबाद इसका क्षेत्र है। सूरसेन जो है उसकी राजधानी मथुरा थी और मथुरा और आसपास का जिला इलाका जो है, क्षेत्र जो है, वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है। वत्स, कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, कौशल, श्रावस्ती और साकेत इसकी राजधानी थी। अवध क्षेत्र
मल्ल, कुशीनगर एवं पावा इसकी राजधानी थी। देवरिया और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी क्षेत्र चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी और बुंदेलखंड बांदा के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर था। तो ये पूरे बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बौद्ध एवं धर्म का पालना, जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त एवं हर्षकाल, तो यूपी का पूरा इतिहास, पूरा कल्चर, हर चीज आपको यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से मिल जाएगी ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े। देखिए ऐतिहासिक इमारतें एवं स्मारक की पूरी टेबल दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट एवं नवनिर्मित राज्य विश्वविद्यालय भी यहाँ पर दिए गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सुव्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप सीधे व्हाट्सएप ऑर्डर नाउ क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर खुल जाएगा और वहाँ से आप हमें मैसेज करके ये ई बुक खरीद सकते हैं। शुरुआती फीस मात्र 120 रखी गई है जिसमें आपको ये दोनों ई बुक मिलेंगी। चलिए तैयारी करते रहिए, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।